मेरे मित्र आनंद नरसिम्हन जी, योग गुरु अखिल ठाकुर जी, आदेश भाटी जी, धर्मेंद्र चंदेल जी और इस हॉल में, इस सभागार में जो मौजूद हैं, जो उपस्थित हैं, सभी छात्र और एकेडमिशियन, सभी शिक्षाविद, सभी को मेरा नमस्कार। आनंद भाई ने बहुत अच्छी टोन सेट की, अगर मैं कहूँ तो आखिरी कोने से यहाँ तक, और मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार आग्रह करूंगा सभी से, जोर से बोलें, वंदे वंदे वंदे। अब इस नारे को मैंने औपचारिकता के कारण नहीं लगवाया, इसे लगवाने का एक कारण था। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं और पत्रकारिता में क्या संक्रमण आ गए उनकी बात करते हैं, तो हमारा देश अनूठा देश है और एक और मामले में अनूठा है जिसकी चर्चा नहीं होती पूरी दुनिया में। आप चाहे महात्मा गांधी की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, आंबेडकर की बात करें, हेडगेवार जी की बात करें, आप किसी की भी बात करेंगे, मालवीय जी की बात करें, आप देखेंगे इस देश के बहुत सारे रोल मॉडल्स थे जो सारे जर्नलिस्ट थे। यानी जर्नलिज्म इस देश को जोड़ने का, अलग जगाने का माध्यम था, एक करने का माध्यम था। फिर एक बड़ा मौका आया, और बड़ा मौका क्या था? मौका था देश की आजादी का। उस समय इस देश की पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा सवाल भी उस समय पैदा हुआ। पूरे जश्न का माहौल था, मगर उसके साथ ही सवाल ये आया कि ये पत्रकारिता तो होती थी कि हमें देश को आजाद कराना है, अब देश आजाद हो गया तो अब पत्रकारिता करेगी क्या? आपका काम तो पूरा हो गया। ये सबसे बड़ा सवाल भी इस देश में पैदा हुआ था, और आप देखेंगे उस समय बहुत सारे समाचार पत्र बंद हो गए। तो आनंद जी जो कह रहे थे कि कैसे यात्रा चलती है, उस यात्रा की मैं बात करूं तो पांचजन्य ऑर्गेनाइजर जिस समय सब बंद हो रहे थे, उस समय पर ये दोनों न्यूज़पेपर्स वीकली, आज सबसे पुराने वीकली हैं इस देश के, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में कोट किए जाने वाले, आर्काइव में तलाशे जाने वाले वीकली हैं, उस समय वो शुरू हुए। और अगर उसको समझना चाहेंगे कि ऐसे समय पर नई मैगजीन शुरू करने की क्या जरूरत थी, जब मैं आर्काइव में जाता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि सरकारें आती जाती हैं, सरोकार जिंदा रहते हैं हमेशा। सरकार के लिए नहीं, सरोकार के लिए करनी है, इसलिए पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और जब संक्रमण की बात आती है तो बहुत सारे संक्रमण भी इस देश ने देखे, और सबसे बड़ा अगर पत्रकारिता के लिए कहूं तो सबसे बड़ी चोट, जिसे दुनिया में भी बहुत जगह कोट किया जाता है, सारे जर्नलिज्म के जो कॉलेजेस हैं वहां पर उसका मेंशन होता है, वो है इमरजेंसी या आपातकाल। ये जून का महीना था जो आने वाला है, 25 जून की बात थी, और उस समय इस देश पर जो राज कर रही थी, राज ही कहना चाहिए, लोकतांत्रिक शायद मनोवृत्ति उन्होंने त्याग दी थी। उन्हें एक कमिटेड जुडिशरी भी चाहिए थी, कमिटेड मीडिया भी चाहिए था। हम जस्टिस खन्ना को पढ़ें, बाकी सब चीजों को पढ़ें, जब देखेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने तय किया कि नहीं, सब एडिटर नहीं, सब इंस्पेक्टर तय करेगा कि हेडिंग क्या लगेगी। वो एक चोट थी जो इस देश में हमने देखी कि लोग कहते थे कि 4 स्तंभ हैं, मगर एक स्तंभ की बाह उमेटने के लिए राजसत्ता किस तरह से आगे आई। अखबारों के दफ्तर बंद कर दिए गए, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के संपादकों को, प्रकाशकों को जेल में डाला गया, और भी इंडियन एक्सप्रेस ने, बाकी सब ने, कई सारों ने काले पेज निकाले, ब्लैंक पेजेस निकाले। लंबी लड़ाई 18 महीने चलती रही। मगर जो संक्रमण की बात करते हैं, जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है वहां से पत्रकारिता को एक बीमारी लगनी शुरू हुई। न्यूज रूम में मेरे साथी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, आदेश जी हैं, बाकी सारे पत्रकार जो हैं, आनंद जी हैं। एक चीज देखी होगी कि जब न्यूज रूम में खबर का अगले दिन का तय हो रहा होता था कि कैसे होगा, खासतौर से प्रिंट की बात कर रहा हूं, या इलेक्ट्रॉनिक में भी जब बुलेटिन के लिए प्लानिंग हो रही होती थी, तो कुछ लोग कहते थे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, खबर वही है। एक समय तक ये सही था जब आपके
परिवारवाद से लोकतंत्र को हाँकने की कोशिश होती थी। मगर लोकतंत्र में अगर कोई सरकार प्रो सोसाइटी है, उसके अगेंस्ट खबर लिखना तो अपने आप में समाज के विरुद्ध अपराध है। जो समाज ने जिसे बहुमत दिया, समाज की आकांक्षाओं पर काम कर रही है पूरी तरह, पूरी ट्रांसपेरेंसी से, ऐसे समय में आप एंटी स्टैब्लिशमेंट खबर को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? जब ये सवाल पूछा जाने लगा और फैक्ट्स के साथ पूछा जाने लगा, कंसिस्टेंसी के साथ आने लगा, तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी। और ये दौर था जिस समय पत्रकारिता बदल रही थी। मैं संक्रमण की 3 चीजों की और बात करूंगा। इसमें आपातकाल के बाद एक फॉल्ट लाइंस की खबरें, विभाजक रेखाओं की राजनीति को मजबूत करने वाली खबरें। फिर दूसरी बात, मानवाधिकार की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर मानवाधिकार की आड़ में दानवाधिकार की बात करना, सेना की बात नहीं करना, अर्धसैनिक बलों की बात नहीं करना, मगर आतंकी, वो आतंकी तो एक स्कूल मास्टर का बेटा था, वो दाढ़ी रखता था तो अच्छा लगता था, वो बहुत सादा था, खाने में क्या खाता था, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। ऐसे लोगों की को मानवाधिकार की आड़ में दानवों के अधिकार की बात करना। और फिर तीसरी जो चीज आई, वो आई फेक न्यूज। मुझे अभी यहां पर सभागार में बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे, अखबार में पहले हम देखते थे भूल सुधार का एक कोना होता था। किस किसने देखा, जरा हाथ उठाएंगे। प्रिंट मीडिया में भूल सुधार का एक कोना होता था, खेद प्रकाश करते थे। अब उड़ कैसे गया वो बताता हूं। आपने कहा और भाषा के शब्द सीखने चाहिए, मैं और भाषा के शब्द से ही बताता हूं। एक अंग्रेजी का शब्द है हैबिट। हैबिट जो होती है वो ऐसी है कि आप उसमें से एच मिटा दीजिए, ए बिट रह जाता है, फिर उसमें से आप ए हटा दीजिए, बिट यानी फिर भी रह जाता है, फिर बी हटा दीजिए, एट यानी फिर भी रह जाता है। मीडिया को यही आदत लगी, क्योंकि गलती होती तो सुधार हो जाता, गफलत होती तो सुधर जाती। दूसरा शब्द है, आप गफलत होती तो सुधर जाती, मगर ये लत थी, गफलत नहीं थी कि आपको बार बार गलती करनी। और बड़े नामी पत्रकारों ने की। आज मैं शारदा यूनिवर्सिटी के इस मंच से कह रहा हूं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरी 2.5-3 दशक की यात्रा पत्रकारिता में हो गई, मगर आज नाम लेके मैं इसलिए कह रहा हूं बिना किसी कड़वाहट के कि हमें वो चीजें ठीक करने की जरूरत है। कहां कहां गड़बड़ी की हमने। जब तक डिजिटल होने की तरफ इंडिया नहीं था, उस समय तक हमें रेलवे पर टिकट दलाल बहुत सारे मिलते थे बर्थ कंफर्म कराने के लिए, मगर राडिया टेप आए तो पता चला कि कैबिनेट की बर्थ भी कंफर्म कराने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और पत्रकारिता में पद्मश्री भी ले रहे हैं। अभी जांच चल रही है, एक आदमी आता है, पुलिस को ललकारता, पिस्टल निकाल लेता है, शाहरुख पठान या ऐसा कुछ नाम था, प्राइम टाइम, हाँ तरुल पर है भी, और एनडीटीवी प्राइम टाइम में उस शाहरुख को अनुराग मिश्रा के तौर पर पहचान लेता है। उनके पिता से बात नहीं करी, मोहल्ले में नहीं गए है कि पत्रकारिता बड़े भारी खतरे में है। प्रेस क्लब पर एक बार पूरी टीम आई हुई थी एनडीटीवी की, स्क्रीन काली की जा रही थी, सब कुछ चल रहा था। मैंने उनसे पूछा वहां पर जो पत्रकार थे कि किस लिए पत्रकारिता खतरे में है। मैंने कहा नहीं, ये तो शेल कंपनीज जो थी आपकी, आपके बिजनेस की वजह से था। लाला जी की बही खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में नहीं है। लोगों को धोखा देना कब से पत्रकारिता हो गया। और खास तौर से मैं कहूंगा कि अगर इस कलाबाजी को पकड़ना है तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पकड़िए। ये छल पकड़ने के बहुत सारे मौके होते हैं। और आपने जो कहा बिजनेस, मुझे लगता है कि बिजनेस है, क्योंकि पत्रकारिता में बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स ध्वस्त हुए हैं। आप येलो पेजेस में रहे, एक बार न्यूज मीटिंग में मुझे एक सज्जन मिले, आपने शायद गॉडफादर की बात की थी। गॉडफादर में जो वीटो कॉर्लियन था, उसकी एक बड़ी पॉपुलर लाइन थी कि मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे।
तो एडवर्टाइजिंग जो है वो ऐसे ऑफर देती रहती है। मैं भी एडवर्टाइजिंग से मार्केटिंग का एमबीए करने के बाद ही पत्रकारिता में आया था। वो ऐसे ऑफर देती रहती है। न्यूज रूम में एक बार मुझे कहा कि जी आप तो सरस्वती वाले हैं, हम लक्ष्मी वाले हैं, सारी जो मेहनत करते हैं हम लोग करते हैं, आप तो खाली उसको हमारे पैसे को खर्च करने का काम करते हैं। मेरे बॉसेस भी बैठे हुए थे, मैं जूनियर था, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा ऐसा है फिर आज आप अखबार में सिर्फ विज्ञापन छापो और अपने ज्ञान को, अपने संस्कारों को समझते हुए और अपने देश में वही वंदे मातरम रखते हुए जिसने इस देश को एक किया था आजादी की लड़ाई के समय, उसको एक हमेशा याद रखते हुए अगर हम अपनी पत्रकारिता करेंगे तो मुझे लगता है हम कभी भटक नहीं सकते, हमें कोई बांट नहीं सकता अगर हम वंदे मातरम करते हुए चलते हैं। और उन लोगों को नकारते हुए जिन्होंने इस देश पर, मां भारती पर और वंदे मातरम पर सवाल खड़े करने शुरू किए, क्योंकि संक्रमण वही सबसे बड़ा है, क्योंकि इस देश की पत्रकारिता की यात्रा इस वंदे मातरम से शुरू हुई। धन्यवाद। हमें किसी और सामान्य ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ चीजें मुझसे पता चल जाती थी। उसका जो संपादकीय पेज होता था वो अपने आप में इतना ज्ञान समेटे हुए होता था कि हमें बहुत देश विदेश की बहुत सी बातें पता चल जाती थी। भाषा पर आपका अधिकार बनता चला जाता है जब आप भाषा को पढ़ते हैं। आप ना भाषा पढ़ते हैं, आप ना सुनते हैं, तो जब मैं पत्रकारिता शुरू की मुझे सौभाग्य था, मैंने एसपी सिंह साहब, सुरेंद्र प्रताप सिंह जो आपने कभी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत की थी, के बाद मेरे यहाँ पे अच्युतानंद मिश्र जी आए और वो शुद्ध साहित्य, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और बदलाव किस तरह हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मेरे साथ चले गए, उसका जिक्र कर रहे हैं। उस समय हम एसपी सिंह साहब के समय हम साधारण भाषा, अपनी भाषा लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही मिश्र साहब संपादक बने तो एक अपराध था अगर हमने कोई शब्द दूसरी भाषा का ले लिया, अंग्रेजी का कोई शब्द अगर हमने उस खबर में लिख दिया, समझिए ये अपराध हो गया। शुद्ध हिंदी समझने में, उनको पकड़ने में हमें समय लगा और हम क्या कर रहे थे कि आपने भाषा का सारा सत्यानाश पीट दिया। मैं नभा टाइम्स की बात कर रहा हूँ, मैंने नभा टाइम्स में बहुत दिन तक 20-25 साल मैंने काम किया। उस समय हमारे लिए जब पूरा वो बदल गया तो अपराध हो गया कोई हिंदी का कठोर शब्द लिख देना, ऐसा शब्द जो कि प्रचलन में हमारे में नहीं है, और क्योंकि हमें तो आदत पड़ चुकी थी। तो नया जो दौर आया उसमें बताया गया कि भैया आप ऐसे शब्द चुनिए, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो अंग्रेजी तो ज्यादा यूज कीजिए। तो वो परिवर्तन हुआ और वो सब बदला क्यों? क्योंकि जब हम बिल्कुल उस हिंदी में आ गए थे तो हमारे अखबार का सर्कुलेशन घटने लगा था, आपको सारी जानकारी मिली। और जैसे ही कभी हो सकता है जो मैनेजमेंट ने बताया मैं यूज नहीं पढ़ रहा है, और जैसे हमने जो शब्द वापस इंग्लिश शब्द भी उसमें यूज करने शुरू करे, बाकी चीजें यूज करने से भी सर्कुलेशन हमारा बढ़ गया। तो ये परिवर्तन जो हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों से सहमत भी हूं और इससे असहमत भी। सहमति तो ये है कि कुछ शब्द अगर हम उनको प्रचलन में नहीं रखेंगे तो मर जाएंगे, और ये हमारा दायित्व है तो उनको जिंदा भी रखें। लेकिन इतनी संकीर्ण। दूसरा, मैं परिवर्तन की बात जो आप कर रहे थे, मैं परिवर्तन पे एक बात और अपनी बात कहना चाहता हूँ। बाकी तो पत्रकारिता का कितना संघर्ष होता है वो मेरे आदरणीय अध्यक्ष हमारे वो बताएंगे। मैं तो बच्चों से एक बात करना चाहता हूँ बीच में कि आज पत्रकार, हर व्यक्ति पत्रकार है, जैसा मेरा भी एक साथी कह रहे थे, और पत्रकारिता आपके जेब पॉकेट में रखिए, आपके हाथ में रखिए। लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता का जो परिवर्तन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब हमने हमारा जो विचार होता था व्यक्तिगत, वो पत्रकारिता के ऊपर कभी हावी नहीं होता था, और वो उसको वो गौण होता था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है आज के दौर में, ईमानदारी से जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पत्रकारिता एक जो फॉर्म हो गया, बिल्कुल ये फॉर्म है, इसमें ये लिखना है, इतना बोलना है, इतना चलना है। उससे बाहर अब जाना बड़ा मुश्किल सा लगने लगा है। उस समय जब हम पत्रकारिता की शुरुआत थी, मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूं, 90 के दशक में
उस समय पत्रकार अपने आप को ये बताना कि मेरे उस पॉलिटिकल पार्टी के उस नेता से मेरे संबंध है, ये उसके लिए शर्म की बात होती थी। अगर किसी के संबंध भी है या किसी अफसर के बहुत नजदीकी है या किसी और क्या नाम है सामाजिक उसके विचारधारा है, उनको वो छुप के रखता था। लेकिन आज के दौर में विचार उसका जो है उससे व्यक्ति से बड़ा हो गया और उस पर गौरवान्वित महसूस करता है। मुझे पत्रकार का कोई पूछता ही नहीं था, तो आज मेरे को मंच में लाया अपनी बात को रखने का। धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है उसमें आपको आना है, तो मैं बिना सोचे समझे बोल दिया पत्रकारों का है तो मैं जरूर आऊँगा। पत्रकारों के लिए, क्योंकि जैसे हिंदी पत्रकारिता का ये विषय चल रहा है, इस पत्रकारिता विषय में जितने भी पत्रकार हैं, मैं तो धर्मेंद्र जी को बहुत देखता हूँ, मेरे साथ बहुत, ये मेरे बहुत साथ रहते हैं। सबसे मेरा विषय तो योगा है, तो पत्रकारों की स्वास्थ्य जो है, जितने भी पत्रकार हैं इनका इतना टफ जॉब होता है, इतना कठिन परिश्रम होता है कि आज यहाँ पे वारदात हो गई तो रात के 2 बजे यदि किसी मकान में आग लग गई तो इसको रात को 2 बजे जाना है, चाहे वो रात के 1 बजे अपने घर पहुंचा हो, पर उसे 2 बजे वहां जाना है। यदि सुबह कोई 5 बजे घटना हो गई तो उसे सुबह 5 बजे पहुंचना है, फिर उसे अपने ऑफिस का प्रेशर, अपने कुलीग्स का प्रेशर, सबका बहुत प्रेशर रहता है। तो योग में, क्योंकि मेरा माध्यम योग है, तो योग में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में सारे लोग स्वस्थ तो नहीं है पर मर भी नहीं रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि लोग आज हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, मैं तो हिंदुस्तान से बाहर कभी गया नहीं क्योंकि मुझ पर से बोलने के लिए हिंदी आती है, वो हिंदी भी शुद्ध अशुद्ध में पढ़ता नहीं, जिससे भी बात करता हूँ उसको समझ में आती है। तो मेरी बात यदि समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है मैं ठीक बोलता हूँ। तो लोग जो स्वस्थ नहीं है पर मर भी नहीं रहे, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले लोग कहते थे कि पहले के लोग बहुत स्वस्थ हुआ करते थे, पर भैया आयु कितनी होती थी उनकी, कोई 21 साल में खत्म हो जाता था, कोई 35 साल में खत्म हो जाता था, कोई 50 साल में, मतलब 50 साल जिसने पकड़ लिया पहले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो हम लोगों ठाकुरों में, क्षत्रियों में कहावत थी कि हमारा पुत्र तो सिर्फ 21 साल का जन्म मतलब जिंदा रहेगा, उससे पहले उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि वो युद्ध के मैदान की बात करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि स्वस्थ नहीं है पर मर भी नहीं रहे, तो इसका मतलब रोज मर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में जो योग मिला, ये हमारे ऋषियों ने जब योग की उत्पत्ति करी, मैंने कभी योग में कभी शिक्षा नहीं ली, मैं कभी योग को पढ़ा नहीं, पर मेरे को योग का ज्ञान हुआ। मैं इंटर कॉलेज में था और मेरे को योगा बड़ा पसंद आया और मैं योगा की लाइन में लगा। वैसे तो मैं LLM किया, क्योंकि इसका जब मैंने कुछ सीखा नहीं, पर मैं जान लिया कि योगा रहने से आप सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल है कि अष्टांग योग के बारे में आपने सबने सुना होगा। और पत्रकार को क्यों जरूरी है, उनका खाना समय पे नहीं होता, उनका सोना समय पे नहीं होता, उनका पीना समय पे नहीं होता, मतलब उनके लिए समय कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ काम है। क्योंकि देश में कोई घटना हुई है, हर पत्रकार को, हर टीवी चैनल को उसकी रिपोर्टिंग करनी है और सबसे पहले करनी है। ब्रेकिंग न्यूज तो मेरे चैनल में आनी चाहिए, पर धीरे धीरे हर पत्रकार धीरे धीरे बीमार हो रहा है। और पत्रकारिता में यदि आपको स्वस्थ रहना है तो समझो आप बहुत लंबे जीवन तक अपना पत्रकारिता कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा, और वो टिप्स आपको यदि समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेरे बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ अष्टांग योग का बहुत बताया जाता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब, पर आज की डेट में योग क्या है, योगा में डेवलप हो गया। यदि हम आसन करेंगे तभी स्वस्थ रह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं। आप अष्टांग योग में से एक भी नियम यदि फॉलो कर लेंगे, आप 100% स्वस्थ रह सकते हैं। आप यम अपना लीजिए, नियम अपना लीजिए, आसन अपना लीजिए, प्राणायाम अपना लीजिए, अपना आहार अपना लीजिए, धारणा अपना लीजिए, ध्यान अपना लीजिए, समाधि, कोई भी एक नियम। तो आप नियम तो अपना सकते हैं, भाई आपको खाना कब है, पानी कब पीना है, सोना कब है, इसमें से एक भी नियम। इसमें जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के भुजंग आसन, सलवासन, पर्वतासन, कुछ भी आसन लगाएंगे तभी स्वस्थ होंगे, ऐसा है ही नहीं। देखिए, हमारे सबसे जीवन में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? नहीं, श्वास। सांस हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बीमार हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? अरे कोरोना काल आया तो हमें सबसे ज्यादा किस बात की कमी थी? नहीं, नब्ज नहीं,
ऑक्सीजन की। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाएगा। जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन लगेगी आप समझ लीजिए 80% स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्लड, आपके खुद के ऑर्गन्स आपको ठीक करने लगेंगे। उसके बाद जो इन्फेक्शन होगा उसका वो एंटीबायोटिक डोज देगा और आप 2 से 3 दिन में एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। यही तो था जब हमारे यहाँ कोरोना आया तो सबसे पहला हमको क्या बोला गया कि भाई आप पेट के बल लेटिए। थोड़ा सा और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और आदेश जी ने अपनी बातों को रखा, मैं तो सिर्फ इतने के बीच में है कि भारत राष्ट्र, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार इतने अच्छे रहे हैं, पर पिछले 40-50 साल समझो कि जो भारत की संस्कृति थी उसको पिछले 100 साल के अंदर काफी डिस्टर्ब किया गया। मतलब यहाँ जो संस्कृत पढ़ाई जाती थी और जो हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा है, उसमें हम लोगों ने पूरा विश्व उसके ऊपर गर्व करता था कि भारत की भाषा है, जो संस्कृत है। और आज भी अच्छे देश, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आज भी उस भाषा को बहुत सम्मानपूर्वक देखते हैं। मुझे खुशी है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी भारत की भाषा को वापस बहुत तेजी से लाया जा रहा है। चाहे वो यूएनए में भाषण उनका हो तो अभी वो हिंदी में बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा में हर जगह अपनी बात को अच्छे तरीके से रखें। अटल जी भी इस बात को बहुत अच्छे से रखते थे। उसके बाद सुषमा स्वराज जी को भी मैंने देखा जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी, अपनी बात को बहुत अच्छे से विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको बात करनी थी तो अपनी भाषा में बात करते थे। तो आज का ये दिन हम लोगों को मन मस्तिष्क में ये रहना चाहिए कि अंग्रेजी जरूरत है, बिकॉज भारत को अगर विश्व पे अपना राज्य जमाना है और बड़ी इंग्लिश में होती है, तो इस सरकार में ये कोशिश की जा रही है कि पढ़ाई जो भी रीजनल लैंग्वेज हो उस रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाए, जिससे वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन चीज़ों को समझ सकें, अपनी बात को अच्छे से बता सकें। मैं हिंदी का अक्सर अमर उजाला, दैनिक जागरण, भारत टाइम्स अखबार बहुत पढ़ता हूँ और देखता भी हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों को कभी हम लोग पढ़ते हैं तो मन बड़ा खराब सा होता है। वो जो नेगेटिविटी अखबारों में कभी कभी छपती है, उस नेगेटिविटी को बुक से बहुत तेजी से पत्रकारिता में जो एक पतन की तरफ चला गया था, अगर आज से पिछले 2 दशक में मैं देखूं, धीरे धीरे बहुत तेजी से सुझाव, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से अगर ऐसे अखबार जो नकारात्मक को छापते हैं तो जैसे अभी पहले भी वक्ताओं ने कहा, उनको छोड़ देते हैं, बोले यार ये अखबार तो ऐसे ही है। ज़्यादा कनिष्ठ हिंदी लिखोगे तो यंगस्टर ने छोड़ दिया उस अखबार को, अखबार बिकना ही बंद हो गया या कम बिकना शुरू हो गया। तो समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, समय की जो एक्सपेक्टेशन है और जो यूथ को चाहिए उसको पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से हम सभी लोग। शारदा यूनिवर्सिटी इज सो ब्लेस्ड टू हैव सच एमिनेंट स्कॉलर्स। लेकिन फर्स्ट मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे प्रो चांसलर एंड वाइस चांसलर, क्योंकि व्हेन दे आर गिविंग फ्रीडम, जब भी फ्रीडम देते हैं वी आर एबल टू डू इट। सो माय फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू प्रो चांसलर एंड वाइस चांसलर फॉर ऑलवेज गिविंग टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। बी स्कूल में कभी भी आप देख सकते हैं ये फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IT, इनके अलावा मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज आना चाहिए। जब मैं इनकी बात सुन रही थी ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, बहुत बढ़िया लगा, बिकॉज मेरे पास ऐसा एक इंस्टिंक्ट थी कि पीपल आर डबल फेस, फेक फेस इन मीडिया। पर जब आप देखते हैं, बातें करते हैं, आई थिंक दे आर सेम, दे आर क्लियर क्रिस्टल विद देयर आइडियाज। सो यू स्टूडेंट्स, आप श्रीराम देवा कभी भी अच्छा ही हम सुने, सीधा अफर्मेशन दे आर गिविंग यूनिवर्सल वर्ल्ड के लिए। भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः, कभी भी हमारे अच्छे सोचे, अच्छे देखे, पश्ये बढ़िया सोचे, मतलब जाता रहेगा वो, स्थिरैरंग ही बोलती। व्हाई आई एम सेइंग इज दिस, आप एज ए स्टूडेंट
Patrakar, everybody are all very much eminent scholars. I need not tell. I am telling for my SBS students. के संपादक और सेंसर बोर्ड के सदस्य हितेश शंकर जी, योग गुरु अखिल ठाकुर जी, शारदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर शिवाराम खारा जी और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, अतिथिगणों, बस बच्चे 2 मिनट और। मैं ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते आप सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेष तौर पर शारदा विश्वविद्यालय को थैंक्स देना चाहूँगा सभी पत्रकारों की तरफ से, ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब की तरफ से कि हमें एक आज हिंदी पत्रकारिता दिवस जो विशेष रूप से पत्रकारों के लिए मनाया जाता है उसके लिए हमें स्थान मुहैया कराया। अजीत जी जो रजिस्ट्रार हैं, मैं उनका थैंक्स बोलना चाहूँगा। आज से 10 दिन पहले हम लोग बैठे और हमारा अचानक ये प्रोग्राम बना कि एक शारदा विश्वविद्यालय में पत्रकारिता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। समय बहुत कम मिला, थोड़ा और हम इसको बड़े लेवल पे शारदा विश्वविद्यालय के साथ आगे बढ़कर करना चाहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हितेश शंकर जी जो पंचजन अखबार के संपादक है और जो फिल्म आप देखते हैं जो सेंसर बोर्ड है उसके सदस्य भी है, कौन सी फिल्म पास करनी कौन सी नहीं करनी। खारा जी, योग गुरु अखिल जी और विशेष रूप से वाई के गुप्ता साहब, हमारे अनुरोध पर आप यहाँ आए और आपका धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से, देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब आप आईपीएल में बटलर और मिलर या ऋषभ पंत की बैटिंग देख लेंगे तो फिर आपको जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शामी की बैटिंग में मजा नहीं आएगा। जब हमारे बीच बटलर और मिलर के आपने भाषण सुन लिए तो मेरे में अच्छा नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको पत्रकार बनना है तो आपको धैर्य भी रखना होगा। पत्रकारों को जो छात्र निकल के चले गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते, क्योंकि पत्रकारिता के लिए जब आप फील्ड में जाओगे आपको धूप में 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। पता चला आपको घर से फोन आ रहा है, रात में 2 बजे आप पहुंच रहे हैं, आपके संपादक आपसे नाराज हो रहे हैं कि मुझे खबर चाहिए, जल्दी खबर दीजिए। मौके पे आप जा रहे हो, आपको खबर के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा, बहुत तनाव होता है। ऐसे में जिसने धैर्य खो दिया वो अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता, जिसने धैर्य रखा वो अच्छा पत्रकार बनेगा। पत्रकारिता समाज का वह दर्पण है जो समाज की जन आकांक्षाओं, समस्याओं और व्याप्त कुरीतियों को बहुत निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से और निर्भीक होकर शासन प्रशासन के सामने उसे रखता है, और न केवल रखता है, उसको उस समस्या का समाधान भी कराता है। जब किसी को कहीं से न्याय नहीं मिलता तब आदमी पत्रकार की तरफ देखता है कि अब मैं पत्रकार की तरफ जाऊं, पत्रकार मेरी आवाज उठाएगा। और उस आवाज को उठाकर, हम सिर्फ आवाज उठाने मात्र से ही हमारी पत्रकारिता पूरी नहीं हो जाती कि हमने सिर्फ खबर छाप दी या टीवी चैनल पर खबर दिखा दी, ये हमारी पत्रकारिता पूरी होगी, हमारी नौकरी पूरी होगी। देखिए, पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है। जो सर ने कहा थोड़ी देर पहले, पत्रकारिता मालिकों के लिए व्यवसाय हो सकता है, लेकिन पत्रकारों के लिए एक मिशन है। एक मिशन है कि आपने प्याज दे के प्याज खाते हैं, आप उस प्याज को छीलते रहिए जब तक वो समस्या हल ना हो जाए। जो समस्या है आपके जिले की, क्षेत्र की, शहर की, स्टेट की, देश की, जब तक वो समस्या हल ना हो जाए, जब उसको छीलते रहिए प्याज की तरह। और जब वो समस्या हल हो जाए तब आप सुकून से कहिए कि मेरी पत्रकारिता सफल होगी। और पत्रकार को बहुत लोग दुआएं भी देते हैं कि पत्रकारों ने उनकी समस्याएं हल करा दी। इसलिए आज बहुत गर्व के साथ हम ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। मैं 2 लोगों का और नाम लूंगा, विशाल दुबे जी जो देश बंधु के बहुत ही अच्छे स्टार रिपोर्टर हैं, और रोहित प्रियदर्शन जी जो ग्रीन न्यूज चलाते हैं। आप 2 लोगों ने, इन 2 लोगों की ये मेहनत से आज हम इस कार्यक्रम को, और मैडम 3 लोगों की मेहनत से, अजीत जी, ये कार्यक्रम हम अच्छे से सफल कर पाए। और हम वादा करते हैं आने वाले दिनों में हम और भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। और चूंकि मैं चीफ रिपोर्टर हूँ दैनिक जागरण अखबार में, ब्यूरो चीफ हूँ, हर रोज मीटिंग होती है हमारी, रोज रिपोर्टर्स के साथ वार्तालाप होती है, जद्दोजहद होती है, गुस्सा होती है, नाराजगी होती है। इसलिए बताना चाहता हूँ, आप लोग पत्रकार बनेंगे तो आपको जब भी कोई खबर लानी है वो पूरी तथ्यात्मक, टेबल स्टोरी नहीं कि बैठ के किसी से सुना और खबर लिख दी। पत्रकारिता ऐसी भी हुई है, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने दूसरे से पूछा कि भाई घटना क्या है शहर में, किसी एक पत्रकार ने मजा लेने के लिए झूठ बोल दिया कि ऐसी कोई बड़ी घटना हो गई है शहर में। उस पत्रकार ने उस पर विश्वास करके वो खबर छाप दी
जबकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। इसलिए पत्रकार, अगर अच्छा पत्रकार बनना चाहोगे आप, तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाके तथ्यात्मक जानकारी करनी पड़ेगी, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्योंकि जो हमारे पास खबर लेके आते हैं उनमें 90% खबरें, शिकायतें झूठी भी होती हैं। अगर किसी के कहने से आपने किसी को लिख दिया, उसका स्वाभिमान गिर जाता है, उसका सम्मान गिर जाता है। फिर बाद में आप लोगों ने देखा होगा, डीपीएस की या किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसके बारे में गलत चलाया, उसका पूरा चरित्र हरण हो गया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए, और बाद में पता चला कि वो झूठी खबर थी। उस टीचर का तो चरित्र हरण हो गया पूरा। तो पत्रकारिता, पत्रकार और पत्रकारिता पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को बहुत ढंग से और प्रभावी ढंग से आपको निभाना है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार। और आलोक जी हमारे बीच आए हैं, रायजादा जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब की तरफ से मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद करूंगा जीत जी कि आने वाले दिनों में हम और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।